बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा बासी। इस वक्त खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल एक नए सिफारती मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहाँ पे कशीदगी, बयानात और पस पर्दा रवाबित बैक वक्त सब कुछ जारी है। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी तनाव ने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि जनूबी एशिया को भी इस वक्त अपनी लपेट में ले रखा है, और ऐसे में पाकिस्तान का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ज़ाहिर है सिफारती मरकज़ के तौर पर उभरता हुआ दिखाई देता है। इसी तनाजुर में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के मुतवक्के दौरे पाकिस्तान, ओमान और रूस को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। अच्छा, इस दौरान CNN ने एक अहम दावा किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वो भी इस्लामाबाद आएंगे, जहां पे अमरीकी वफ्द ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुमकिना मुज़ाकरात करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक JD वैंस फिलहाल इन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे, और साथ ही अगर देखा जाए तो ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, जो कि फर्स्ट राउंड के अंदर आए भी थे पाकिस्तान, वो इस वफ्द का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन CNN के मुताबिक अगर मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होती है तो JD वैंस वो स्टैंड बाय पर मौजूद होंगे, और किसी भी मरहले पे पाकिस्तान उनकी आमद हो सकती है। दिन को आपने तो ये खबरें जो हैं वो सुनी, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद ये पता चला कि जो अब्बास अराग़ची साहब का दौरा पाकिस्तान है वो तो बायलैटरल टॉक्स हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने दो मुख्तलिफ और भी ममालिक में जाना है। और ईरानी नीम सरकारी खबर रसां इदारे महर के मुताबिक भी अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को के दौरों का आगाज़ कर रहे हैं, जहाँ वो न सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात बल्कि खित्ते में जारी कशीदगी, ख़ास तौर पर जो ईरान उसके खिलाफ अमरीका और इसराइल की जानिब से जारी दबाव या जो जंगी सूरत हाल है ओवरऑल, उस पे तफसीली मुशावरत हो सकती है। पहले जब ये खबर आई तो हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सेकंड राउंड की तरफ बढ़ता हुआ कोई उसकी लीड है, लेकिन ये तो बायलैटरल टॉक्स एनी हाउ सिफारती ज़राए उसमें साथ ये भी बता रहे हैं कि ये दौरा महज रस्मी नहीं बल्कि एक बड़े सिफारती एजेंडे का हिस्सा है, जिसमें मुमकिना मुज़ाकराती पेशरफ्त हो सकती है। अब इसी पस मंज़र में रोज़नामा मुमताज़ में सहाफ़ी सगीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात एक अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं, और 26 अप्रैल से पहले किसी बड़ी पेशरफ्त का कवी इम्कान मौजूद है। और मेरे ख्याल में हम सब ही इस वक्त ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो कोशिशें की जा रही हैं, और वैसे भी जो सूरत हाल है पूरी दुनिया की, उसमें ज़रूर अभी आइंदा आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल भी होने जा रहे हैं, जिनमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। और पाकिस्तानी जो हुकूमती हल्के हैं वो भी इसको अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं, और इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है इसको। इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की आमद को एक अहम सिफारती पेशरफ्त करार दिया, और वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। अच्छा, साथ ही पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने अब्बास अराग़ची से राबते के बाद फौरी तौर पर वज़ीर आज़म को कॉन्फिडेंस में लिया, जिसके बाद आला सतही का एक मुशावरती इजलास भी हुआ, और मुशावरत का जो सिलसिला है वो पाकिस्तान के हुकूमती हल्कों की तरफ से उसको बढ़ा दिया गया है। सिफारती हल्कों के मुताबिक इस्लामाबाद इस वक्त एक मुमकिना मुज़ाकराती मरकज़ बनता जा रहा है, जहाँ पे ईरान और अमरीका के दरमियान दूसरे मरहले की बातचीत की राह हमवार की जा रही है। अब ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि चलें बायलैटरल टाइज ही सही, बायलैटरल टॉक वही सही, लेकिन आइस मेल्टिंग कुछ हमें नजर आई है ईरान की तरफ से। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस है कि ईरान को फिर से यहाँ तक भी लेके आना, लेकिन उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि ये जो राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें कितना इंपॉर्टेंट किरदार होगा पाकिस्तान को, और साथ ही हम चीन का भी इसमें किरदार देख रहे हैं। तो ये चीन का किरदार कितना इंपॉर्टेंट होगा, और जो आगे दो ममालिक का दौरा होने जा रहा है, मॉस्को और मस्कत की तरफ जाया जाएगा ईरान की तरफ से। जी, ये तमाम तर इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे ज्वाइन करें रियर एडमिरल रिटायर्ड नवीद अहमद रिजवी साहब, साथ ज्वाइन करें डॉक्टर रफ़ी खान और फॉर्मर एम्बेसडर मुश्ताक शाह साहब। आप सबका ही मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। एडमिरल साहब, आपकी तरफ आते हैं। सर, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का इस्लामाबाद और फिर मस्कत, मॉस्को आना, ये एक बड़ा सिफारती मिशन दिखाई देता है। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये जो दौरा है ये सेकंड राउंड की तरफ बढ़ेगा, लेकिन सर अब ये सामने आई खबर कि ये तो बायलैटरल टॉक्स हैं, और ये इस्लामाबाद के बाद शिफ्ट हो रही है मस्कत, मॉस्को भी। सो सर, व्हाट डू यू सी हैपनिंग हियर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इसमें खुशाइंद बात यह है कि एक मौका ज़रूर है कि शायद पसे पर्दा ही सही, लेकिन कोई पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन या थोड़ी सी फर्दर एक स्टेप क्लोजर हमें नजर आ रहा है चीजों को। तो ये तो इसमें एक अच्छी बात है। जो दूसरी बात आपने कही कि वो इससे बायलैटरल
इस वक्त और ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल में बायलैटरल तो कोई खास ऐसी जरूरत नहीं है। तो एजेंडा मैं जो जंग यहाँ ही पे देख होगा। रहा हूँ, हाँ जी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, दो तरह का वॉरफेयर हमें नजर आ रहा है चलते हुए इस वक्त, इस पूरे वक्त में। जहां पे हमारे पास जो एक्चुअल वॉर थी, हॉस्टिलिटीज, उसमें तो एक पॉज है, लेकिन हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इकोनॉमिक वॉरफेयर, इन दोनों को हम चलते हुए देख रहे हैं साथ साथ। दोनों फरीक एक दूसरे को साइकोलॉजिकली एक किस्म का एक दूसरे पे, हम उसको कहते हैं असेंडेंसी गेन करना चाह रहे हैं, वो उनके ऊपर एक एज गेन करना चाह रहे हैं। कुछ आपने काइनेटिक एक्शंस भी देखे हैं, जी जैसे हाँ। उन्होंने ईरानियन ऑयल टैंकर को टेक ओवर कर लिया। इसी तरह ईरान ने भी कुछ जहाजों को डैमेज भी किया और कुछ को अपनी तरफ भी फायर भी क्वारंटीन ओपन किया हुआ। है। जी, तो ये दोनों ना एक दूसरे के एक किस्म की विल को हिट कर रहे हैं। और हम्म। दूसरी तरफ इकोनॉमिक उसका जो एंगल है, वो आप सब देख ही रहे हैं कि जो एनर्जी क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है। और उससे आज वो हैग्सत साहब कह रहे हैं कि इट इज बेसिकली फॉर द यूरोपियंस, हालांकि मेरे ख्याल में हम जो तो पूरी स्ट्रेट ऑफ दुनिया हॉर्मुज को यूज जा ही नहीं रहा है, करते। तो ये देख रहे हैं ना आप, सारे हम्म। का सारा एक। और फिर वो साथ साथ ये भी इन द सेम ब्रेथ कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी वो है इनके पास अपॉर्चुनिटी कि वो हमारे साथ डील कर लें। और यस। इनका अमन, ट्रम्प साहब ने भी कहा कि बहुत देर पा होगा। और ये तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से काफी हद तक कोशिशें की जा रही हैं। ईरान इज प्लेइंग वेरी सेंसिबल एंड दे नो इट, दे हैव द कंट्रोल ओवर हॉर्मुज, वो उसके पास एक बहुत बड़ा लिवरेज है। हम्म। और उसके लिए वो उसको बहुत स्लोली बेबी स्टेप्स में आगे बढ़ रहे हैं और वे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उनके फायदे में क्या चीजें हैं। क्योंकि देखिए, दोनों को अपने आवाम के आगे जवाबदेह होना है। तो हम्म। ये दोनों चाहेंगे कि हम अपने अपने नोशंस ऑफ विक्ट्री लेकर अपने मुल्कों के पास जाएं। ठीक है। अच्छा रफ़ी खान साहब, जो बात की एडमिरल साहब ने कि अच्छी बात इसमें ये है, खुशाइंद है बहुत ज़्यादा कि चलें कहीं ना कहीं पे कोई आइस ब्रेकिंग हो रही है, आइस मेल्टिंग होती हुई नज़र आएगी। शायद ये वजह है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान आना मुतवक्की है और हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम साथ ये भी चाहेंगे कि इसमें से कोई अच्छा आउटपुट भी हो उसका। सर आपके मुताबिक ये कितना खुश आइंद है और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? अगर ये हैपनिंग हुई भी है जहाँ पे ईरान ये कह रहा था कि हम नहीं आएंगे मुज़ाकरात की टेबल पे, बट एटलीस्ट वो पाकिस्तान ज़रूर आ रहा है, तो ये किस तरह से मुमकिन हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर अब आ रहे हैं? और जब वो आ रहे हैं तो फिर उसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात जाननी है कि ईरान की सिचुएशन क्या है। उसकी जो सोशल कंडीशन है इस वक्त वो बहुत ही बुरी है, अंदरूनी हालात बुरे हैं। और ईरान की अगर आप पॉलिटिकल जो जाहिर है कि खामेनेई के मरने के बाद आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखा है, ऐसी कंफ्यूजन को देखा है जो उनके दौर में शायद नहीं होती थी, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा लीडरशिप क्राइसिस है। उनकी पहली, दूसरी, तीसरी लेवल की लीडरशिप इसराइल क्लेम कर चुका है कि हम मार चुके हैं और उस दावे की तस्दीक ईरान कर भी चुका है। 60-70 लोग उसके चले गए हैं। वो जो स्ट्रेटजी बनाते थे और वो जो स्ट्रेटजी का बैकअप था और वो जो तीसरे लेवल की लीडरशिप थी जो उनकी मीटिंग्स में मौजूद होती थी, सारे चले गए हैं। अब इसमें बुनियादी चीज जो हमें समझने की है कि ईरान के पास जो लोग इस वक्त स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, वो उन मीटिंग्स में मौजूद ही शायद नहीं होते थे। एक सिर्फ अब्बास अराक्ची रह गए हैं जो कि वजीर खारजा जाहिर है कि उनके हैं, जो उन मीटिंग्स में उन स्ट्रेटजीज का बाकायदा हिस्सा थे। और बाकी जो लोग हैं सारे नए लोग हैं। अब उनके अंदर कंफ्यूजन है, उनके अंदर रैंडमनेस है, कोई टैक्टिकल किस्म की मामलात वो जाहिर है कि देख रहे हैं या उनको ऐसे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेटजीज लगे। लेकिन स्ट्रेटजीज जो है वो बरसों की प्लानिंग का हिस्सा होती हैं और वो ओवर द ईयर्स ट्रेवल करती हैं, एक से दूसरी पुष्ट में और दूसरी से तीसरी पुष्ट में। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये इस बात का नतीजा है। बुनियादी तौर पर मैंने जब ये खबर सुनी कि अब्बास अराक्ची तशरीफ ला रहे हैं इस्लामाबाद में,
तो उसमें जाहिर है कि उन्होंने अपनी पिछली गलती का इजाला असल में करने की कोशिश की है कि बाकर कालिबॉफ को उन्होंने भेजा लीडर बनाकर अपने डायलॉग की टीम का, जो कि मेरी नज़र में एक बैनुल अक़वामी उमूर के तालिब इल्म की नज़र में इट वॉज अ मिस्टेक, बिकॉज बाकर कालिबॉफ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं 5% कुर्द बरादरी को, और वो हार्ड लाइनर है, फार राइट के हैं, और वो पेज़ेश्कियान के खिलाफ भी खड़े हुए थे इस इलेक्शन में, और जाहिर है चौथे नंबर पर रहे। अब मामला ये है कि बाकर कालिबॉफ को भेजने का मकसद शायद उनकी नज़र में ये था कि हमारी ये लगे कि हम हार्ड लाइन लेंगे, हम स्ट्रॉन्ग स्टांस लेंगे अमेरिका के खिलाफ, लेकिन मेरी नज़र में अब्बास अराग़ची वॉज अ बेटर चॉइस फॉर द डायलॉग, बिकॉज अब्बास अराग़ची इज अ रिफॉर्मिस्ट, और वो पेज़ेश्कियान का कैंप है, पेज़ेश्कियान इज अ रिफॉर्मिस्ट, और वो रिफॉर्मिस्ट जो है वो आपको मालूम है कि फार राइट को शिकस्त देके ईरान के अंदर बसर इक़्तिदार आए हैं, हार्ड लाइनर्स को शिकस्त देकर। अब ऐसी सूरत में बाकर कालिबॉफ को भेजना और उस शख्स को भेजना जो कि 95% ईरान को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, यानी बहैसियत कुर्द होने के 95% ईरान को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी तरफ से ये कोई गलती थी, मैं सिर्फ अपनी असेसमेंट पेश कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखिए कि जो लोग यहाँ इनसे बातचीत करने आए थे वो लोग कॉम्पिटेंट हैं मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी में, यानी जैरेड कुशनर is the principal architect of Abraham Accord and United Nations Peace to Prosperity Plan. Both plans were actually orchestrated by him. तो अब दूसरी जो शख्सियत है स्टीव विटकॉफ, वो भी जाहिर है कि पहले रशियन डिप्लोमेसी में इन रहे, पुतिन के साथ डायलॉग करते रहे, यूनाइटेड स्टेट्स की प्राइमरी जो टीम है रशिया के साथ डायलॉग करने के लिए उसका हिस्सा है, और उसके बाद उनको एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल ईस्ट की दी गई जैरेड कुशनर के साथ। तो बोथ आर कॉम्पिटेंट, बोथ हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशंस इनसाइड मिडिल ईस्ट, स्ट्रॉन्ग और ओवर द इयर्स उन्होंने इसमें कमाल हासिल किया है। और जैरेड कुशनर के बहुत ही करीबी ताल्लुकात इसराइल के साथ भी हैं, और उनके हवाले से भी वो किसी बात करने की पोजीशन में है। तो आपने जो सवाल किया उसमें अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान आना इस लिहाज से तो खुश आइंद है कि पाकिस्तान एज अ मीडिएटर एक इस पोजीशन में है कि अपने ऑप्शंस, अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी सजेशंस उनको टेबल करे और उनको कहे कि आप इस तरह से चीज कर सकते हैं, और फरीकैन का ट्रस्ट भी है पाकिस्तान पे। अच्छा मुश्ताक साहब, जो बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया इस वक्त रफ़ी साहब ने, उनके मुताबिक एक मिसकैलकुलेशन नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये कि बेहतर ऑप्शन ये था कि अब्बास अराग़ची फर्स्ट राउंड में आ जाते, बीइंग अ प्रैग्मेटिक फिगर। चलें, पहले में नहीं आए, अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं, बायलैटरल टॉक्स बताया गया ये, तो सर बीइंग अ प्रैग्मेटिक फिगर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि उनका यहाँ पे आना कितना सिग्निफिकेंट होगा? जी शुक्रिया बहुत बहुत मुझे मौका देने का। मेरे ख्याल में अब्बास अराग़ची ज़रूर डिप्लोमेट हैं, उनको पता है, लेकिन जहाँ तक जो नेगोशिएशंस की बात है वो पहले दौर में भी ईरानी बहुत तैयारी से आए हुए थे। ये नहीं कि ईरानी अगर बाकर कालिबॉफ आए थे तो वो कोई उनको इससे ज़्यादा जिस तरह कह रहे हैं कि तजर्बा नहीं था, लेकिन उनके साथ सब माहिरीन मौजूद थे। और ये भी आखिर में बाकर कालिबॉफ ने भी कहा था कि जी हम तकरीबन करीब ही पहुंच चुके थे। तो इसका मतलब, मेरा मतलब है कहने का कि वो इसमें तो कोई नहीं, कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी ईरानियों के पास, या कोई ज्यादा तैयारी से नहीं थे आए हुए। ये बाकर कालिबॉफ का आना ये था उसको, क्योंकि उधर से जेडी वांस आए थे। जेडी वांस इज द वाइस प्रेसिडेंट, और उसको बराबरी लाने के लिए ये अब्बास अराग़ची ये अपना बाकर कालिबॉफ ही बचता था, क्योंकि वो मतलब है कम से कम उस लेवल का था। तो ये प्रोटोकॉल की वजह से भी था बाकर कालिबॉफ का आना। दूसरी तरफ जहां तक ये ताल्लुक है अब बातचीत का आगे किस तरह बढ़ रही है, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये हमारी कामयाबी है, पाकिस्तान की सफारतकारी की कामयाबी है, बल्कि अस्करी सफारतकारी की कामयाबी है। एक यानी जिस ऐसी सफारतकारी हमारी है कि जिसमें हमने अपने ईरान के साथ ताल्लुकात भी मुतासर नहीं होने दिए, अमेरिका के साथ भी नहीं मुतासर होने दिए, और खित्ते के दूसरे ममालिक जो थे उनके साथ भी मुतासर नहीं होने दिए। हमारी जो सफारतकारी रही है वो बहुत ही आला दर्जे की रही है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये ईरान को भी पता है, बेशक वो अब्बास अराग़ची आ रहे हैं इधर
बायलैटरल दौरे पे और आगे भी जाएंगे, लेकिन ये उनको पता है कि रूस अगर उसके पास ताकत ज्यादा है, हो सकता है उसके पास इंटरनेशनल वेट ज्यादा हो, लेकिन रूस की अपनी तरजीहात हैं बैनुल अक़वामी। अच्छा, मतलब है कि वो अपने ही मसाइल उनसे हल करेगा अमेरिका से, बजाय उसके कि ईरान के। रूस को अभी इस वक्त देखें तो वो तेल बेच रहा है, उसके लिए तो बड़ी मतलब है कि मौका लगा हुआ है उसको, तो रूस को तो फायदा ही फायदा है। उसको क्या पड़ी है कि वो जंग पर रुकवा है, वो कहेगा चलो जी चलते रहो। मैं एक आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, नॉट दैट रूस विल डू दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग पाकिस्तान वो मुल्क है को जिसका इस खित्ते से ताल्लुक है, जिसका इस अमन और सलामती इस खित्ते में, खुशहाली तरक्की इस खित्ते में अगर होगी तो उसका डायरेक्टली पाकिस्तान पे असर पड़ेगा। पाकिस्तान ही है जो उसको सिंसियरली लेके आगे चल सकता है, जो कि ईरान का जो है अपना कॉज है वो ठीक है। आगे लेके चलेगा। और ठीक है। इसी वजह से वो ईरानी हम पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं और ठीक। कह रहे हैं कि जी पाक होगा, मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान में होंगे और कहीं नहीं होंगे। अच्छा, नवीद साहब की तरफ आते हैं। नवीद साहब, ये जो एक तज्जिया इस वक्त ये भी हो रहा है कि ये ईरान की तरफ से जो आइस मेल्टिंग कुछ देखी जा रही है, वो उसमें चीन का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। चीन इस पूरी सूरत हाल में एक खामोश लेकिन एक मुतहर्रिक कैरेक्टर के तौर पर सामने आ रहा है। बीजिंग की जानिब से ही तेहरान को मुज़ाकरात में रहने का मशवरा दिया गया होगा, और ये अगर ऐसा है तो सर ये कितना वजन रखता है, और क्या ये सदर ट्रम्प के दौरे चीन पर असरअंदाज होगा? ये बहुत अच्छा पॉइंट और बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया। मेरे ख्याल में जो चाइना का ओवरऑल एक पोस्चर है और जो उसका एक स्ट्रेटेजिक स्टांस है, वो बहुत चाहे वो आपको नजर तो नहीं आ रहा सामने, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छे तरीके से महसूस किया जा रहा है। उन्होंने ईरान को एनकरेज किया है और वो चाह रहे हैं कि बातचीत हो दोनों फरीकों के दरमियान और जंग बंदी जारी रहे। एक नंबर दो, वो ये भी चाह रहे हैं कि जो हुर्मुज है उसको ओपन रखा जाए और जो अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ एनर्जी है वो वहां से जारी रहे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप ने 14-15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ चाइना जाना है। आपको पता ही है एक यस। दफा ऑलरेडी वो पोस्टपोन हो चुका है। तो मेरे ख्याल में ये ट्रंप के ऊपर और अमेरिकन के ऊपर एक प्रेशर है कि बिफोर दे गो ओवर देयर ये मामला रिजॉल्व हो जाए। तो यही पस पर्दा रहते हुए चाइना इज बहुत इंपॉर्टेंटली ये काम कर रहा है। आपने देखा कि इराकची साहब ने यही कहा है कि मैं यहां से मस्कत जाऊंगा और फिर रूस मॉस्को। जाऊंगा। सो चाइना का मैं आपको एक बात बताऊं, इज वेरी क्लोज टू रशिया, और वो जी। रशियन बात को अच्छी वे वे करता है और उसको देता है रिस्पेक्ट। तो मेरे ख्याल में ये जो इसमें ओमान जाना एज ए नेबर एंड करें कि आबनाए हुर्मुज का जो टैक्स है उसमें भी कोई इनका आपस में कोई रेशो प्रोपोर्शन हो। ठीक है। अच्छा। एक तो ये बात हो सकती ओके। है। ओके। दूसरा वो, जी बताइए। जी जी सर, प्लीज कंटिन्यू। तो दूसरा ये है कि जब वो इन सब चीजों को थ्रेडबेयर डिस्कस करेंगे और मेरे ख्याल में वहां से फिर इनको एक और बेहतर जो भी लाइन वो देंगे। अच्छा, हमारी यहाँ पे गुफ्तगू जारी रहती है आफ्टर दिस ब्रेक। न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी।
डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर, एक बात तो हमारी डिस्कशन जो अभी चल रही है उससे ये इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ईरान ट्रस्ट करता है पाकिस्तान को। अब वो देखना ये कि एज ए मीडिएटर तो ज़रूर पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया, दोनों फरीकैन को टेबल पे पहले भी लेके आया। एज ए मीडिएटर क्या ईरान ट्रस्ट कर रहा है, और अब पाकिस्तान उससे बढ़ के कोई किरदार अदा कर सकता है, यानी कि टू कन्विंस ईरान, या पाकिस्तान कैसे ऐसे कार्ड्स प्ले कर सकता है, क्या ऐसे ऑप्शंस दे सकता है ईरान को कि वो कन्विंस हो जाए सेकेंड राउंड के लिए? ट्रस्ट बुनियादी तौर पर ये लफ्ज एग्जिस्ट नहीं करता इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। देयर आर नेशनल इंटरेस्ट दैट वी लुक फॉर। अब नेशनल इंटरेस्ट जो है उसका ईरान के नेशनल इंटरेस्ट में जो होगा वो करेगा। आपने देखा कि माजी में ईरान के नेशनल इंटरेस्ट में था कि पाकिस्तान के ऊपर वो छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल्स बलोचिस्तान की सरजमीन पर इन द नेम ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स वो फायर कर दे, तो नेशनल इंटरेस्ट में उन्होंने कर दिया। और आज वो नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान आ रहे हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं बिकॉज पाकिस्तान इज मीडिएटर। अब मीडिएटर का मतलब ये है कि ये फैसिलिटेट नहीं कर रहा, ये सिर्फ गुड ऑफिस नहीं है, ये सिर्फ निगोशिएटर नहीं है, ये मीडिएटर है। मीडिएटर का मतलब होता है कि आप न सिर्फ ये कि मुतय्यन करेंगे चीज़ों को, बल्कि अपनी सजेशंस भी देंगे। आपकी कुछ गलतियां अगर नजर आई तो फिर उनको आपके सामने रखेंगे भी, उसके बारे में अपनी ओपिनियंस भी पुट अप कर सकते हैं, और अगर अग्रीमेंट किसी जगह पर पहुंच सकता है तो उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। तो मीडिएटर हर जगह पर मौजूद होता है, और मीडिएटर से इसलिए बातचीत करना जरूरी होता है, जो कि वो कर रहे हैं। ताहम ये कि वो ट्रस्ट करते हैं हम पर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना पाकिस्तान उन पर ट्रस्ट करता है डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग। और जाहिर है कि आप ये भी देखिए कि वो हमसे ज्यादा इंडिया के करीब है, और वो जाहिर है कि इंडिया के साथ उनके कल्चरल टाइज भी हैं। पाकिस्तान को चैलेंज करने के लिए चाबहार पोर्ट का भी मसला आपके सामने मौजूद है, गवादर वर्सेस द चाबहार पोर्ट, और ये सारी चीजें जाहिर है कि माजी में होती रही हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में ईरान फंसा हुआ है बुरी तरह। उसकी वजह बुनियादी तौर पर ईरान की अपनी सिचुएशन नहीं है, शायद ईरान की वो प्रॉक्सीज है जो 3 जगह पर मुनक़सिम है। पहली बाबुल मंदब के पास जो हौतीस की शक्ल में है, और उसके बाद हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में है, फिर हमास जो कि गाजा में है। अब मसला ये है, आपको चंद दिन पहले की एक डेवलपमेंट याद होगी कि जब हमास ने ये कहा कि अगर हम पीस प्लान जो पुट अप कर रही है बोर्ड ऑफ पीस, यूनाइटेड स्टेट्स बैक प्लान, अगर वो हम उसके ऊपर हाँ कर दें तो दैट वुड बी अ कलेक्टिव जेनोसाइड। अब वो कलेक्टिव जेनोसाइड का लफ्ज बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इस सूरत हाल में भी आप ये देखिए कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो तब भी वो एक कलेक्टिव सुइसाइड है। क्योंकि आप चैलेंज नहीं कर सकते इसराइल को, आप इस सिचुएशन में न कभी थे न कभी हैं। तो आप ये देखिए कि इस कमजोरी के आलम में जिसमें आप हैं, तो आपको चाहिए कि जो पीस प्लान पुट अप किया जा रहा है सो थिंक ओवर इट। और फिर लेबनान का जो मसला है, हिजबुल्लाह उसको बैक नहीं कर रहा, जो डायलॉग हो रहा है वहां पर अमेरिका के अंदर, यानी इसको सेकंड राउंड अब हो रहा है, होने को है। पहले राउंड में भी हिजबुल्लाह ने उसको बैक नहीं किया। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम इसमें न शामिल हैं, ना हम इसको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान के ऊपर प्रेशर है कि इजराइल चाहता है कि ईरान उसको गारंटी दे कि 3 जगह से उस पर कोई हमले नहीं होंगे। अब अगर 3 जगह की गारंटीज उसको चाहिए, तो ईरान को भी ये गारंटी चाहिए कि ना आप हिजबुल्लाह पे हमला करेंगे, ना आप हमास पे और हौतीस पे हमला करेंगे। तीनों गारंटीज इनको भी चाहिए। अब तीनों गारंटीज चाहने के लिए एक बहुत बड़ा मसला मिसिंग है, जिसके जो मेरे ख्याल में एक बोन ऑफ कंटेंशन है, वो ये कि जंग 3 फरीक के दरमियान है, 2 के दरमियान नहीं है। तीसरा फरीक टेबल पर नहीं है, ये मसला है। अगर वो टेबल पर नहीं आता, यानी इजराइल और मुस्लिम उम्मा अपना दिल बड़ा करके उसको टेबल पर नहीं ले आती, तब तक ये मसला फंसा रहेगा। हमले भी जारी रहेंगे, गाजा भी अंडर प्रेशर रहेगा, हौतीस की तरफ से भी कभी यानी धमकी आती रहेगी, और कभी कोई मिसाइल प्रोजेक्टाइल आता रहेगा, या फिर ईरान ये कहता रहेगा कि अगर आपने मुझे ब्लॉक किया तो मैं बाबुल मंदब बंद कर दूंगा। वैसे ईरान मेरे अंदाजे के मुताबिक बहुत रफी साहब, जेरेड कुशनर की शक्ल में या स्टीव विटकॉफ की शक्ल में क्या इजराइल की प्रेजेंस नहीं है टेबल पे? मैडम, इसमें बहुत ही बारीक एक नुक्ता है। आपकी बात बादियुन नजर में दुरुस्त मालूम होती है, मेरा भी यही ख्याल है जो आपका है, लेकिन इसमें 2 चीजें बहुत अहम है। हमें इसमें वो जो एनालिसिस है मीर शाइमर का, उसको जहन में रखना होगा, जो कि
मुसन्निफ हैं किताब के द इजरायली लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी। अब इसमें मियां शाइमर का ये कहना है कि अगर इसराइल और अमेरिका के दरमियान में पॉलिसी इख्तलाफ मौजूद हो, एक आम पॉलिसी इख्तलाफ, तो उसमें अमेरिका की बात इसराइल मान लेगा, लेकिन अगर मसला मिडिल ईस्ट का हो तो अमेरिका अपनी पोजीशन छोड़ देगा और इसराइल की बात मान लेगा। तो इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट के बारे में अमेरिकी पॉलिसी वही होगी जो इसराइल की पॉलिसी है। अच्छा, तो इस सूरत हाल में आपको एक ऑन ग्राउंड, आपको एक सीजन्ड निगोशिएटर या सीजन डिप्लोमेट इसराइल की तरफ से एलानिया तौर पे, यानी इसराइल की प्रेजेंस एलानिया तौर पर आपको टेबल पर लाना होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका लेके चलते हैं मुश्ताक साहब के पास। मुश्ताक साहब, आप इस राय से किस हद तक मुत्तफिक हैं कि जब तक इसराइल एज अ स्पॉइलर तो हमें जरूर नजर आएगा, लेकिन वो एलानिया नहीं होता, वो कहीं छुपा हुआ किरदार होता है, लेकिन एज अ थर्ड पार्टी, एज एन एंटिटी उसका टेबल पे होना कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक वो टेबल पे नहीं है एलानिया तौर पे, तब तक ये मिडिल ईस्ट का जो फ्यूचर है उसके बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता। आपने वजह फरमाया कि तीसरा फरीक है इसराइल, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस तीसरे फरीक को टेबल पे लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें हुई हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स हुआ, फर्ज करो, उसमें कुछ अरब ममालिक चले गए, सऊदी अरब ने कहा कि भाई ठीक है, मैं भी ताल्लुकात रखता हूँ, तुम फलस्तीन को अपने हकूक दे दो। इसराइल ने नहीं माना, क्योंकि इसराइल का असल मकसद इसमें है, उसका सर्वाइवल इसमें है कि खित्ते में बदअमनी हो, खित्ते में इंस्टेबिलिटी हो, खित्ते में पीस एंड सिक्योरिटी ना हो। बल्कि मैं तो इस हद तक कहूँगा कि असल में जो अमेरिका के जो पॉलिसी चेंजेस नजर आ रहे हैं, बज़ाहिर ट्रम्प साहब के एक बयान आता है, दूसरा आता है, कभी कहते हैं कि मैं सिविलाइजेशन बैठा दूंगा, कभी कहते हैं करीब हैं, हम पहुंच गए हैं एग्रीमेंट के, या कभी ये डैम तबाह। असल बात ये है कि इसराइल और अमेरिका के मकासद थोड़े मुख्तलिफ हैं। वो इस तरह के इसराइल तो चाहता है कि कहीं खित्ते में अमन हो ही ना। आपने देखा होगा कि इसराइल अगर उससे हमास से फारग नहीं होता, उसने हिजबुल्लाह को उड़ा दिया, हिजबुल्लाह से फारिग नहीं हुआ, इधर अपना ईरान पे हमला कर दिया। जब हमास हो रहा था, बातें हो रही थी, तो इजराइल टारगेट ही नेगोशिएटर को कर रहा था। क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो। तो तीसरा फरीक तब आएगा जब उसकी भी कोई नीयत हो स्टेबल पे आने की। इजराइल की नहीं लग रही मुझे, बदकिस्मती से, और इसी वजह से इजराइल अपना स्पॉइलर का किरदार अदा करता रहेगा। हमारी कोशिश, पाकिस्तान की कोशिश यही है कि खित्ते में अमन हो, ताकि इजराइल के जो अपना अल्टीरियर मोटिव्स हैं वो पूरे ना हो। ठीक हो गया। हमारी कोशिश यही है कि कुछ खित्ते में अमन हो। अच्छा रफ़ी साहब, प्लीज मेरे इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ का आज का जो प्रेस ब्रीफिंग है वो ज़रूर आपने सुनी होगी। उसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, हमारी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पे, ना ही हो सकता है। ईरान ऑन द अदर हैंड वो कहता है कि हमारा कंट्रोल है वहाँ पे। तो बीइंग एन एक्सपर्ट ये इंटरनेशनल अफेयर्स के, आपके मुताबिक क्या कोई ताकत इस तरह से आलमी गुज़रगाह को मुकम्मल तौर पर सील कर सकती है, और अमरीका की इस बात में कितना वजन है कि हमारी इजाज़त के बगैर वहां पे कुछ नहीं हो सकता, हमने बहुत से बहरी जहाजों को पहले ही कब्जा कर लिया, मजीद को करेंगे, तो ये सब क्या है? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स अगर ऐसा कह रहा है तो वो कर सकता है, उसके पास ताकत है, वो ब्लू वाटर नेवी है और वो बहुत बड़ी नेवी है, यानी दुनिया की जाहिर है कि सबसे बड़ी नेवी है। अब वो तो ऐसा कर सकता है, लेकिन ईरान के हवाले से मुझे ये बहुत ज्यादा तामुल है। ईरान इस तरह की बात नहीं कर सकता। ईरान एक तरीके से उसने किया है बुनियादी तौर पर। ये जो आप सुन रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद की है ईरान ने, या उसको ब्लॉक किया ईरान ने, उसकी वजह एक बुनियादी है, वो ये कि ईरान के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो उसकी सी माइंस की इंडस्ट्री है। यानी ये इंडिस्क्रिमिनेट वेपन है, जो कि जाहिर है कि बाय लॉ तो आप इसको नहीं डाल सकते समंदर के अंदर, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन जाहिर है कि डेस्परेट टाइम्स एंड डेस्परेट मेजर्स ईरान ने लिए हैं,
انہوں نے اپنے انڈسکریمنیٹ ویپنز کو سمندر کے حوالے کر دیا ہے اور تیرتی پھر رہی ہیں مائن سمندر کے اندر، جس کو یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی جو ہے کہیں کہیں سے صاف کر رہی ہے۔ اور جو ایرانین نیوی ہے اس کے اندر اب اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اگر بغیر مائنز کے وہ بلاک کر سکے ہارموز کی اسٹریٹ کو۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بلاک کیے ہوئے ہے اور ساتھ میں وہ جو ایران کی بندرگاہیں ہیں ان کی طرف پیش قدم بھی کر لیتا ہے اور ان کو روک بھی لیتا ہے جہازوں کو، وہ ساتھ ساتھ مائنز کی بھی صاف کرنے کی ایکٹیویٹی جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ مکمل طور پر جو اسٹریٹ ہے وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ گزرتے ہوئے کسی جہاز کے لیے وہ نقصان کا باعث بنے۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ایران نے جب یہ ٹول والا معاملہ اٹھایا تھا کہ ٹول مجھے دیا جائے، تو آپ کو ساتھ میں یہ ایک بہت باریک سی انفارمیشن ملی ہوگی کہ ایران ان کو جہازوں کو اپنی نگرانی میں لے کر خاص جگہ سے گزارتا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے بنیادی طور پر جہاں ان کے مطابق سی مائنز موجود نہیں ہے۔ تو تاہم ایک براڈر کینوس میں اگر ہم انڈین اوشن کو دیکھیں اور بحیرہ عرب اس کا حصے کے طور پر دیکھیں تو وہاں پر کمبائنڈ ٹاسک فورسز ہیں بہت ساری، 150 ہے، 151 ہے، 152 ہے۔ 150 کو پاکستان بھی سیکیورٹی کی یہ کمبائنڈ ٹاسک فورس ہے، اس کو ہیڈ کر رہا ہے، جنوری میں اس کو اس کی لیڈرشپ ملی تھی۔ تو ایک آئرونیکل سچویشن ہے پاکستان کے لیے کہ وہ کمبائنڈ ٹاسک فورسز جو سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو انڈین اوشن کے اندر دیکھ بھی رہا ہے، اور پاکستان ظاہر ہے کہ یہ دو طرفہ ایک ڈپلومیسی ہے جو چل رہی ہے پاکستان کی، کہ نہ صرف یہ کہ بلو اکانومی کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو ایک بہت اچھی کوسٹل اسٹیٹ کے طور پر سامنے لے کے آئے، جو کہ بہت ہی سکسیسفلی اس نے کیا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ان لینڈ جو وار جاری ہے ایران اور باقی دو فریقین کے مابین، اس کو بھی رکوانے میں ایک بہت بنیادی کلیدی کردار پاکستان نے ادا کیا ہے۔ تو جی اچھا مشتاق صاحب، اسلام آباد کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسقط اور ماسکو کا ہو سکتا ہے دورہ، اور اس پہ ہم بات کر بھی رہے ہیں۔ سر اس وقت ایران جو ہے جبکہ سیکنڈ راؤنڈ پوری دنیا انٹیسپیٹ کر رہی تھی، ایسے میں پاکستان آنا، بائی لیٹرل ٹاکس کے ذریعے اس کی بات کرنا، پھر اس کے بعد مسقط، ماسکو، سر ایران کیا اچیو کرنا چاہے گا یہ جو باقی دو دورے ہیں؟ اسلام آباد کی تو ہم نے بات کر لی۔ جی میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ تو اس کا بائیلیٹرل نہیں ہوگا، یہ تو اپنا امریکہ کے ساتھ جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اسی میں ہے۔ اب اس کو بے شک وہ جو بھی بیانیہ بنانے کے لیے کہیں کہ جنہیں ہم بائیلیٹرل کے لیے آ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ اصل میں آ رہے ہیں اس ثالثی کے لیے۔ جو عمان ہے، عمان آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس پہ ایک سائڈ پہ آتا ہے ایران، دوسری سائڈ پہ آتا ہے عمان۔ تو ظاہر ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز، کیونکہ یہ جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ یہ جو ہے انٹرنیشنل واٹرز میں آپ نئی مائنز ڈال سکتے، نہیں روک سکتے، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ عمان کے ساتھ بھی وہ اس بائیلیٹرل اس کانٹیکس میں کر سکتے ہیں کہ جی اسٹریٹ آف ہارمز میں کیا کریں گے، آگے چل کے کیا کریں گے، کیونکہ ان کا پتہ ہے نا۔ اب یہ کہنے کے لیے دونوں سائڈیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں، لیکن میرا خیال ہے دونوں سائڈیں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جہاں تک تعلق ہے اس کا فزیکل، اس کا کنٹرول ایران نے سنبھال لیا ہے۔ ہاں باقی اس سے باہر جب نکلتے ہیں تو پھر امریکہ کا کنٹرول ہے۔ بہرحال یہ اسٹریٹ آف ہارمز کہے گا، روس جب جائیں گے تو روس میں کے ساتھ تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے نیوکلیئر کی بھی بات کریں، کیونکہ روس پہلے JCPOA کا بھی گارنٹر تھا۔ اچھا، جو روس کے لیے یہ بھی تھا کہ یہ جو افسردہ نیوکل اپنا یہ یورینیم ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دے دو، ہو سکتا ہے ایران ایونچولی کہہ دے کہ نہیں، اس نے پہلے کہا بھی تھا کہ جی میں روس کو دے دوں گا۔ تو روس کا نیوکلیئر کے اس میں ہے، اس کے علاوہ نیوکلیئر روس کے ساتھ ایران کے کافی قریبی تعلقات رہے ہیں۔ انہوں نے یوکرین جنگ میں روس کو سپورٹ کی ہے، آئی ایم شیور روس سے ابھی وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سپورٹ لے رہے ہیں ایرانی اس جنگ میں۔ تو وہ سب کے ساتھ، تینوں کا ساتھ اپنے اپنے ان میں رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ایران کے پاس تیز رفتار کشتیاں ہیں، سمندری ڈرونز کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے، کیا یہ چھوٹی ٹیکنالوجی امریکی بحریہ کے جدید بیڑوں اور جو کیریئرز وغیرہ اس کے لیے
वाकई इतना बड़ा खतरा हो सकता है? पहले तो इस पे आपने ज़रूर रोशनी डाली है कि जहाँ पे अगर हम उसके कंपैरिजन करें तो अमेरिका के पास इतनी स्ट्रेंथ है और वो अगर करना चाहे तो वो ज़रूर कर सकता है। ईरान की हमें वो पोजीशन नज़र नहीं आती। हालिया दिनों में हमने देखा कि अमेरिकी फोर्सेस ने ईरानी कार्गो जहाज़ जो तोस्का है उसको भी कब्जे में लिया। ये एक ब्लॉकेड के जरिए एक जो नाकाबंदी है उसके बदले दूसरी नाकाबंदी, ब्लॉकेड फॉर ब्लॉकेड हमें नज़र आ रहा है। और ये जो इसकी हिकमत अमली है, इससे आलमी तिजारत और तेल की तरसील पर मुस्तकिल असरात मुरतब हो सकते हैं अगर अमेरिका करता है, यानी कि फिर तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत डेविस्टेटिंग इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जी, आपने दुरुस्त फरमाया। ईरान के हवाले से अगर ये कहा जाए कि एक तरफ चिड़िया है और दूसरी तरफ बाज है तो ये बेजा नहीं होगा। ईरान एक चिड़िया है बहिरा हुर्मुज के अंदर और अमेरिका एक बाज है, और देयर इज नो मैच बिटवीन द टू नेवीज। अब जाहिर है कि वो नेवी जो ईरान की थी इस जंग से पहले वो भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, और कोई ऐसी सूरत नहीं है कि ये छोटी कश्तियां या तेज रफ्तार जो छोटे छोटे आपने जिनका जिक्र किया, आई डोंट नो दे इवन एग्जिस्ट टुडे। मुझे नहीं मालूम, चूंकि अमेरिका ने तो ये कहा है कि 153 कश्तियां हमने इसकी बहिरा अरब की तह में डुबो दी हैं। तो लेकिन बहरहाल आई डोंट नो कि ऑन ग्राउंड क्या ईरानियन नेवी की सिचुएशन है। ताहम जो आपने इकोनॉमी के हवाले से बात की है तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये जो बातचीत चल रही है डायलॉग की, इसके अंदर न तो ईरान का मामला है कि ईरान ने पुश किया डायलॉग के लिए, ना यूनाइटेड स्टेट्स का मामला है कि वो पुश करना चाहता था डायलॉग के लिए। मसला सिर्फ ये है कि यूएई और जो दीगर स्टेट्स हैं यानी खलीज की, उनका मसला है, कतर कुवैत का मसला है, यूएई का मसला है। वजह यह है कि उनकी इकोनॉमीज के ऊपर बेइंतहा प्रेशर पड़ चुका है इस बंदिश से, और उसकी वजह आप देख सकती हैं कि खास तौर पर यूएई की जो रेंटियर इकोनॉमी है, जाहिर है कि आउटबाउंड टूरिस्ट पर चलती थी। वो चंद दिन के लिए टूरिस्ट आता था वहां और फिर पैसे खर्चता था और चला जाता था, और हर चीज इसी बुनियाद पर डेवलप की गई है दुबई और यूएई की दीगर रियासतों के अंदर। तो वो चीज इस वक्त नहीं है। बड़े बड़े प्लाजाज, बड़े बड़े मैंशन, सिंथेटिक टेक्नोलॉजी, सिंथेटिक टूरिस्ट स्पॉट सारे खाली पड़े हुए हैं, और इतना बड़ा प्रेशर है इकोनॉमिक यूएई के ऊपर कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो तो बैकअप करने के लिए अमेरिका के तरले कर रहा है कि वो आप मुझे कुछ ना कुछ दें ताकि मेरी इकोनॉमी जो कि इस वक्त ठहर गई है वो चले। ठीक है। अच्छा मुश्ताक साहब, सीज फायर की डेडलाइन तो दूसरी बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि जो बॉल है वो इस वक्त ईरान के कोर्ट में, जब तक वो अपनी तजवीज़ के साथ नहीं आते तब तक जो है ये मामला जो है सीज फायर की तरफ जाएगा। एनी हाउ, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के पास वॉर पावर्स एक्ट के तहत 1 मई तक की एक मोहलत है। सर लेट्स से कि अगर कांग्रेस जंग जारी रखने की मंजूरी नहीं देती तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनके, या जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई जारी रखने का कोई आईनी रास्ता बाकी बचेगा? जी, मेरे ख्याल में कि ये जो है मसाइल अमेरिका को दरपेश हैं, जिनकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने ये दरवाजा खुला छोड़ा है कि जी खुद ही कह दिया कि जी ये इंडेफिनेट एक्सटेंशन है इसमें सीज फायर में। क्योंकि ना सिर्फ ये है कि जो आपने बिल्कुल सही कहा, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनके सदर एक जंग का ऐलान कर सकता है 2 महीने लेकिन विद इन 2 मंथ्स वो उसमें कांग्रेस अप्रूवल नहीं होती है। अब कांग्रेस में थोड़ी सी है, उनको थिन में जो मेजोरिटी है वो कहीं भी इधर भी हो सकती है उधर भी हो सकती है। वो कांग्रेस उसको अप्रूवल भी दे सकती है लेकिन नहीं भी दे सकती है। लेकिन वो एक मसला है। उसके बाद ना सिर्फ ये, लेकिन आगे मिड टर्म्स आ रहे हैं, और मिड टर्म्स आ रहे हैं नवंबर में। उसमें ये अमेरिकन प्रेस के वॉर के जो हैं पोल्स में प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है, इट हैज प्लमेटेड फ्रॉम 67 to 37%। तो ये उसको मसाइल बहुत सारे हैं अपने डोमेस्टिक। उसी की वजह से ये अमेरिका ने इसको पर इंसिस्ट कर रहा था कि चलिए ठीक है अपना बातचीत कर लेते हैं, कोई हल कर लेते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये ठीक है, ईरान ने कह दिया कि जी नहीं, और तो मेरे कंट्रोल में 12
ये है कि दोनों के लिए, दोनों, मैं तो ये कहूँगा कि दोनों डेड एंड पे हैं। बिल्कुल मैक्सिमल पोजीशंस हमें नजर आती हैं दोनों तरफ से। रियर एडमिरल रिटायर्ड नवीद अहमद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उसके अलावा मुश्ताक शाह साहब फॉर्मर एम्बेसडर, डॉक्टर रफ़ी खान माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। आप सबका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।